हर समूह में योद्धा विभाग के 3 छात्र, जादू विभाग से 1 छात्र और 1 सुपरवाइजर होगा। आपके पास सोमवार तक का समय है। सभी को शुभकामनाएं। ग्रुप के नाम पुकारे जाने लगे और एंड्रियास के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, ओह बकवास, कुछ बहुत गलत होने वाला है। और उसका अंदेशा बिल्कुल सही निकला। अकादमी में सिर्फ वह और शरोन ही खलनायक नहीं थे। उसके ग्रुप में 2 और खतरनाक नाम शामिल थे। पहला, हजार गैप्री, एक खिलाड़ी जिसने एक कट्टरपंथ से लड़ाई की थी। दूसरी, विवियन बेलुलिन, अकादमी की बेरहम हत्यारिन। इतनी बदकिस्मती भी किसी की हो सकती है। एंड्रियास अंदर ही अंदर बौखला उठा। इन दोनों के साथ ही मेरा ग्रुप क्यों? वह भी सूची को देख ही रहा था कि किसी ने उसे पुकारा। नीले बालों वाला एक युवक पास आया और बिना किसी औपचारिकता के बोला, मेरा नाम क्रिस्टोफर है। तुम घिनौने इंसान हो, मेरे रास्ते में मत आना। फिर वह तिरस्कार से बोला, वैसे तुम मैच होकर योद्धा की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? इतना जहर? एंड्रियास ने सोचा। तभी बाकी सदस्य भी आ गए। गैप्री ने थोड़े अजीब लेकिन दोस्ताना अंदाज में अपना परिचय दिया। उसने टिप्पणी की, इतना आक्रामक योद्धा होना बड़ी समस्या बन सकता है। यह सुनते ही माहौल असहज हो गया। क्रिस्टोफर और भड़क गया। उसे समझ ही नहीं आया कि निशाना कौन है। बात बेवजह की बहस में बदलने लगी, सिर्फ इसलिए कि एंड्रियास अपनी शारीरिक ट्रेनिंग कर रहा था। भाई, शरीर को मजबूत करना भी तो जरूरी है, एंड्रियास ने सोचा और बहस को नजरअंदाज करने की कोशिश की। इसी बीच एक और सदस्य आया, कुछ चबाते हुए। लेकिन असली समस्या सिर्फ टीम नहीं थी, इस ग्रुप का सुपरवाइजर भी बदनाम था, यैंक। अपने मुश्किल स्वभाव के लिए मशहूर। ये तो सबसे घटिया ग्रुप है, एंड्रियास ने मन ही मन कहा। जब सब इकट्ठा हो गए, इंस्ट्रक्टर ने कहा, अब जबकि ग्रुप पूरा हो चुका है, आप लोग अपना मिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जिंदा लौटने की। इस ग्रुप के साथ जिंदा लौटना, एंड्रियास ने बड़बड़ाया। लगता है मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रेन के अंदर सुपरवाइजर ने औपचारिक परिचय दिया, मेरा नाम आइवी क्लेयर है। मैं ग्रुप 9 की सुपरवाइजर रहूंगी। आइवी, जो आगे चलकर ऑरा की महान मास्टर्स में से एक बनने वाली थी, एक दबदबे वाली शख्सियत थी। उसने एक दस्तावेज दिखाते हुए कहा, यह आपका मिशन है। बैरोन बेलेरिक के क्षेत्र में एक गांव की जांच करनी है। अफवाह है कि वहां के लॉर्ड की हत्या हो गई है। 2 हफ्ते पहले एक जांचकर्ता भेजा गया था, लेकिन वह भी लापता हो गया। इसलिए यह मामला मर्कनरी गिल्ड को सौंपा गया है। सब समझाने के बाद उसने पूछा, कोई सवाल? आइवी की ताकत बेमिसाल थी, लेकिन उसका स्वभाव उतना ही कठिन। आज वह खास तौर पर चिड़चिड़ी लग रही थी। शायद उसने एंड्रियास के बारे में अफवाहें सुन ली थी। वह उसे तंज में सीवीड हेड कहकर बुलाने लगी। सुना है तुम हाल ही में शूरवीर बनने का नाटक कर रहे हो। एक मैच होकर शारीरिक ट्रेनिंग? मजाक है। एंड्रियास पीछे नहीं हटा। मुझे किसी ऐसे इंसान से उपदेश नहीं सुनना जो खुद को शांत रखने के लिए सूखा मांस चबाता फिरता है। यह सुनकर आइवी भड़क उठी, व्यंग्य से बोली, अगर चबाने की बात है तो मैं तुम्हें वॉलंटियर मान सकती हूं। तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी गैप्री ने बीच बचाव किया। कुछ देर बाद वे एक विशाल किले पहुंचे, जो किसी साधारण बैरोन के लिए कुछ ज्यादा ही भव्य था। नौकरों ने उनका स्वागत किया और यात्रा के बारे में पूछा। फिर बैरोन स्वयं आया। उसने घटना पर अफसोस जताया और विस्तार से सब कुछ समझाने लगा। लॉर्ड मेरा भतीजा था, उसने कहा। उसका कोई परिवार नहीं था। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से गांव में अराजकता है। आइवी ने धन्यवाद दिया। लेकिन तभी एक नौकर आया और बैरोन के कान में कुछ फुसफुसाया। बैरोन ने माफी मांगी और उठ खड़ा हुआ। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। आप सबको शुभकामनाएं। घबराया हुआ बटलर बोला, युवा मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। आइवी चुपचाप सब देखती रही, लेकिन एंड्रियास ने नजरों का एक अजीब आदान प्रदान नोटिस किया। बाहर निकलते हुए आइवी बोली, यहां कुछ गड़बड़ है। जिस इंसान का भतीजा गायब हो, वह इतना शांत नहीं होता। फिर वह एंड्रियास की ओर मुड़ी। सीवीड हेड, इसलिए मैंने तुरंत निकलने पर जोर दिया। एंड्रियास ने सहमति जताई। हाँ, खासकर वो जांचकर्ता जो बस गायब हो गए, और महीनों बाद भी सिर्फ एक ही क्यों भेजा गया। बटलर का व्यवहार भी अजीब था। कुछ छिपाया जा रहा है। उन्हें किले में रात बिताने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन आइवी ने मना कर दिया। मेहरबानी के लिए धन्यवाद, उसने कहा, लेकिन हमारा काम पहले आता है। तनाव के साथ उन्होंने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। जब वे बग्घी में बैठे तो सबको यकीन हो गया कि कहानी जितनी बताई गई है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। रास्ते में क्रिस्टोफर ने पूछा, शहर पहुंचकर ठहरने की जगह ढूंढ लें? किसी के जवाब देने से पहले आइवी ने कहा, मिशन प्राथमिकता है। सबसे पहले लॉर्ड के किले की जांच करेंगे। हालात और भी संदिग्ध लगने लगे थे, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद जांच करना। उसी पल एंड्रियास ने अपने मन में कुछ अजीब सा महसूस किया। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, वह एहसास और तेज होता गया।
अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। कोचवान बग्गी पर से अपना नियंत्रण खो रहा था। अंदर अफरा तफरी मच गई। क्रिस्टोफर ने बाहर झांक कर देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। कोचवान की आंखों और हावभाव पूरी तरह बदल चुके थे। वह बेकाबू रफ्तार से घोड़े दौड़ा रहा था, जैसे किसी के वश में हो। ये ठीक नहीं है, क्रिस्टोफर चिल्लाया। आइवी ने हालात को पल भर में समझ लिया और जोर से बोली, टकराने के लिए तैयार हो जाओ। सबने जैसे तैसे खुद को संभाला। अगले ही पल बग्गी टूटने लगी। घोड़े नियंत्रण खो बैठे और सीधे शहर के मुख्य द्वार से जा टकराए। जब वे बग्गी से बाहर निकले तो सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। पूरा गांव चांदनी में नाच रहा था। ग्रामीणों की आंखें लाल थीं, मानो सब सम्मोहित हों। क्रिस्टोफर ने घबराकर एंड्रियास से पूछा, इन लोगों को क्या हो गया है? तुम मैच हो, तुम्हें पता होना चाहिए। एंड्रियास ने ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ मना की गड़बड़ी नहीं है, ये काला जादू है। पूरा शहर इससे ढका हुआ है। उन्होंने जबरदस्ती ग्रामीणों को पकड़कर नाचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका प्रतिरोध सामान्य था। उनके पैर पूरी तरह छिल चुके थे। लगता था वे बहुत लंबे समय से नाच रहे हों। गैप्री ने एक बच्चे के पैरों की जांच की और पूछा, क्या इसका मिशन से कोई संबंध हो सकता है? लॉर्ड 1 महीने पहले गायब हुआ था। अगर ये लोग तब से नाच रहे हैं तो अब तक मर चुके होने चाहिए थे। यह बात पूरे ग्रुप को बेचैन कर गई। शायद कोई था जो यह सुनिश्चित कर रहा था कि ग्रामीण मरे नहीं। अब साफ था, वे जिस समस्या में फंसे थे वह मिशन में बताए गए मामले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। एंड्रियास का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर हमने बटलर की बात मानकर किले में रात गुजारी होती तो बैरन सब कुछ ढक चुका होता। लेकिन अब सब बदल गया है। जो शक्ति मैं महसूस कर रहा हूं वह शेरोन के स्तर की है, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। यह कोई आर्टिफैक्ट नहीं हो सकता। एंड्रियास की हैरानी उसके साथियों से छिपी नहीं रही। अरे बड़े सिर, क्रिस्टोफर बोला, क्या सोच रहा है? आखिर हो क्या रहा है? एंड्रियास ने ग्रुप को घबराने से बचाने के लिए शांत स्वर में कहा, अभी हमारे पास बहुत कम सुराग है। हमें लॉर्ड के घर की जांच करनी होगी। जब वे हवेली पहुंचे तो बाहर कई जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं, कुछ अब भी सुलग रही थीं। आइवी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने खुद दरवाजा तोड़ा और सब सतर्क होकर अंदर घुस गए। अंदर और भी लाशें थीं। पूरा फर्श उनसे भरा हुआ। जांच करने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से एक पहले भेजी गई जांच टीम का सदस्य था। वे बहुत समय पहले मारे जा चुके थे। एंड्रियास ने हालात का अंदाजा लगाकर कहा, शायद हम इसे अकेले हल नहीं कर पाएंगे। आइवी ने दिलचस्पी से पूछा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि ये सब काले जादू से जुड़ा है। एंड्रियास ने जवाब दिया, काला जादू इंसानी भावनाओं से चलता है। यहाँ ग्रामीणों की भावनाओं को बढ़ाकर शक्ति बनाई जा रही है। संभव है कि लॉर्ड मर चुका हो, या फिर वही इस सब के पीछे हो। क्रिस्टोफर ने सोचा और बोला, तो बाहर जो जली हुई लाशें हैं वो किसी काले जादू के अनुष्ठान का हिस्सा हो सकती हैं। आइवी ने अपने शांत अंदाज में कहा, सच तभी पता चलेगा जब दोषियों को पकड़ेंगे। हवेली में और जानकारी ढूंढो। ग्रुप अलग अलग दिशाओं में बढ़ गया, लेकिन हर जगह सिर्फ और लाशें थीं। लापता लॉर्ड का शव अब भी नहीं मिला। तभी विवियन बोली, शायद हमें बाहर देखना चाहिए। कुछ अजीब हो रहा है। बाहर ग्रामीण हवेली के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। वे बिल्कुल सटीक तरीके से बढ़ रहे थे, मानो ग्रुप के अंदर आने का इंतजार कर रहे हों। आइवी ने तुरंत आदेश दिया, अभी निकलने का रास्ता ढूंढो। गैप्री आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी मंजिल से निकलने की कोशिश की, उसने देखा कि ग्रामीण वहां भी पहुंच चुके हैं। दूसरी मंजिल घिर चुकी है, वह चिल्लाया, और तभी एक ग्रामीण ने उसे पकड़ लिया। क्रिस्टोफर दौड़ पड़ा। उसने गैप्री को धक्का देकर बचाया। तलवार निकालते हुए बोला, इसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, धमाका हुआ। एक जोरदार विस्फोट ने सबको जमीन पर गिरा दिया। एंड्रियास उस दृश्य को देखकर जड़ हो गया। गिरे हुए साथी, चीखें, अराजकता। मानो वह पल उसने पहले भी जिया हो। उसके पैर जवाब दे गए। दुनिया धीमी हो गई। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा था। उठो शैवाल सिर, आइवी की आवाज गूंजी, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन एंड्रियास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आइवी ने उसे पीठ पर उठा लिया और विवियन से चिल्लाई, खिड़की तोड़ो, वहीं से निकलेंगे। विवियन ने बिना सोचे कांच तोड़ दिया। सब बाहर कूद पड़े, दौड़ते हुए। एंड्रियास की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी, लेकिन ठीक उसी पल उसके पिछले जीवन की एक याद तेजी से उसके दिमाग में उभर आई। उसने पीछे मुड़कर उन्हें पीछा करते गांव वालों को देखा और आवेग में आकर उन्हें रोकने के लिए एक जादू कर दिया। आइवी ने उसे डांट दिया, अपना मना बर्बाद मत करो, हमें डार्क मेज चाहिए, ध्यान लगाओ। उसने आगे दबाव डालते हुए कहा, अगर उसे ढूंढना है तो अभी। वह खुलेआम मना इस्तेमाल कर रहा है, उसे पकड़ना आसान होगा। एंड्रियास ने गहरी सांस ली और मना डिटेक्शन स्पेल डाला। एक लहर पूरे गांव में फैल गई।
हर कोने को बारीकी से स्कैन करती हुई। धीरे से उसने कहा, मैंने इसे ढूंढ लिया। डार्क मेज की लोकेशन मिलते ही एंड्रियास ने आईवी को रास्ता दिखाना शुरू किया। अच्छा काम किया, सीवीड हेड, आईवी ने कहा और सबसे आगे बढ़ गई, जबकि बाकी छात्र मुश्किल से उसके साथ चल पा रहे थे। डार्क मेज ने हलचल महसूस की और उत्सुक हो उठा। जैसे ही आईवी उस घर तक पहुंची, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। क्या वह यहीं छुपा है? उसने सोचा, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ यह एक जाल था। आईवी अंदर फंस गई और एंड्रियास बाहर रह गया। उसे पता भी नहीं चला कि उसके पीछे एक आकृति उभरने लगी थी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसकी बहन थी। आईवी वहीं जम गई। बाहर एंड्रियास कुछ करना चाहता था, लेकिन यह उसकी क्षमता से बाहर था। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, कितना दयनीय, जैसे पतंगा आग की ओर खिंचाता है। एंड्रियास ने ऊपर देखा। आसमान सिकुड़ रहा था और एक बैंगनी ढाल पूरे गांव को ढंक रही थी। आवाज फिर बोली, जल्दी मत करो, यह सब एक देवता की इच्छा से हो रहा है, नील आलस्य के नाम पर। एंड्रियास स्तब्ध रह गया। आलस्य? वह अभी क्यों प्रकट हुआ? पाकाटा की दुनिया, ग्रेट सिन नामक गेम के भीतर का एक ब्रह्मांड, आलस्य से शुरू हुई थी। सातों घोर पाप मुख्य शरीर अपोकैलिप्टिक कोडेक्स से अलग किए गए थे। अगर उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए तो अंतिम बॉस को बुलाया जा सकता था। ये चीजें कहानी में बहुत बाद में आनी थी। एंड्रियास समझ गया, वह इसे अकेले संभाल नहीं सकता। उसे बाकी टीम के पास पहुंचना होगा। वह दौड़ा। उधर विवियम पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। वह सम्मोहित गांव वालों पर पागलपन भरी हिंसा के साथ हमला कर रही थी। जो सामने आता मर जाता। एंड्रियास ने पहुंचते ही हजार से पूछा, विवियन को क्या हो गया? हजार बोला, मुझे नहीं पता, मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन एंड्रियास को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा था कि क्रिस्टोफर घायल अवस्था में कोने में पड़ा था, अकेला, बेसहारा। एंड्रियास बोला, यह मिशन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आईवी घर के अंदर फंसी है, एक मैजिकल बैरियर से घिरी हुई। हजार ने पूछा, अब क्या करे? तभी वही काली आवाज फिर गूंजी, कितना दयनीय, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम निर्दोष गांव वालों को मार रहे हो? हजार घबरा गया। यह आवाज किसकी है? एंड्रियास को यकीन था, यह डार्क मेज है। हमें आईवी के पास पहुंचना होगा। हजार अचानक दौड़ पड़ा। वह कह रहा था कि आईवी खतरे में है, लेकिन साफ था वह भाग रहा था। कम से कम खुला विश्वासघात तो नहीं था। इधर विवियन का नरसंहार जारी था। डार्क मैजिक उसके दिमाग को खा रहा था। एक गलत कदम और एंड्रियास उसका अगला शिकार बन सकता था। उसने सोचा कि वह बड़े स्तर के हमले से नहीं बच पाएगी, लेकिन वह चौंक गया। विवियन ने न सिर्फ हमला टाल दिया, बल्कि बेहद सटीक पलटवार किया। एंड्रियास प्रभावित हुआ। उसके दिमाग में ख्याल आया, समनिंग के लिए यह एक बेहतरीन शरीर होगी। अचानक एक हुड पहने आदमी गांव के एक घर की छत पर प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त भाग गया, अब तुम बिल्कुल अकेले हो। एंड्रियास ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की थी। डार्क मेज उसे जिज्ञासा से देखने लगा। तुम काफी आत्मविश्वासी लगते हो, चलो देखते हैं क्या तुम परीक्षा पास कर पाते हो। उसने हाथ उठाया। एंड्रियास हवा में उठने लगा। काली आभा ने उसे जकड़ लिया। वह हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर टुकड़ों में बिखरने लगा, जैसे वह मिट रहा हो। अचानक वह खुद को मकोतो के रूप में देखने लगा, स्पेशल फोर्स का एक सैनिक। क्या यह सब भ्रम था? वह अपनी आखिरी मिशन पर था। एक रोज का दुख स्वप्न। एक विस्फोट की ओर दौड़ते हुए उसने एक घायल साथी को देखा। एक हाथ गायब। वह चिल्ला रहा था, भाग जाओ। एंड्रियास ने उसे पहचान लिया, शो। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने शो मर गया। फिर दृश्य विकृत होने लगा। शो के बाल बिल्कुल एंड्रियास जैसे थे। वह चिल्लाया, मेरे पिता! वही चेहरा दोनों जिंदगियों में एक सा। हाथ बढ़ाकर बोला, यह लो एंड्रियास, जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है तुम क्रो हाउस के सच्चे लॉर्ड माने जाओगे। अपनी बहन के साथ खुश रहो। आंखों में आंसू लिए एंड्रियास बोला, चिंता मत करो पिता। तभी उसे एहसास हुआ, यह सच नहीं है। जागो। अपार शक्ति के साथ उसने उस काले कोहरे को चीर दिया। डार्क मेज की आंखें फैल गईं। असंभव, यह कैसे कर रहा था? होश में आते ही एंड्रियास ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बैरियर को तोड़ दिया जो उसे कैद किए हुए था।